वेलकम बैक टू सरस्वती वंदना। मैं विष्णु दिवाकर आज एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ स्वतंत्र भारत में राजनीति का दूसरा अध्याय। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर पहले अध्याय को कवर किया था, आज हम बात करने वाले हैं एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में। ये आपका दूसरा अध्याय है। तो आखिर एक दल के प्रभुत्व का दौर इस अध्याय का नाम क्यों रखा गया? ये एक दल के प्रभुत्व का दौर ही क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे भारत के अंदर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एक ही पार्टी ऐसी थी जिसने अपना वर्चस्व बनाए रखा। प्रभुत्व यानी कि वर्चस्व, किसी भी प्रकार की दादागिरी यानी कि एक अपना अस्तित्व बनाए रखने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने आया है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आखिर उस पार्टी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये चैप्टर जो है एक दल के प्रभुत्व का दौर बना? तो चलिए हम देखते हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं आपको इसके अंतर्गत कि भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ही लोकतंत्र को लेकर प्रतिबद्धता यानी कि एक बहुत ही गहरी आस्था थी और वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद हमारे भारत के अंतर्गत जो भी राह आए वो लोकतंत्र की राह आए। और उसी समय अनेकों देश भारत की तरह आज़ाद हुए थे, परंतु उन सभी देशों के अंतर्गत लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया और उनमें से आधे से ज़्यादा देशों ने अलोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। और हमारे भारत को 26 नवंबर सन 1949 को जब हमारे भारत ने अपना संविधान तैयार कर लिया, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगने के बाद हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान लागू होते ही देखा जा रहा था कि हमारे देश में चुनाव किसी न किसी समय हो सकते हैं, परंतु इतने बड़े विशाल जनादेश वाले देश के अंतर्गत चुनाव कराना एक कठिन कार्य था। और सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन किया गया। जनवरी सन 1950 में हमारे भारत के अंदर चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव आयोग का गठन करने के बाद सबसे पहले चुनाव आयुक्त चुने गए सुकुमार सेन और वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और चुनाव आयुक्त का काम था कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कराए, प्रारूप जो मतदाता सूची है उसका प्रारूप तैयार करे, अनेकों प्रकार की स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए, ठीक है, और मतदाता सूची के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको समाप्त करें और अधिकारी चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करें। बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई थी। तो सुकुमार सेन जब वहाँ पर अपने काम में लगे हुए थे तो उस समय मतदाता सूची का जब पहला प्रारूप आया तो उस पहले प्रारूप के अंदर पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम गलत दर्ज हो गए थे, जिसमें अल्लाह की बेटी फलाह की बीवी के नाम से वो नाम डाल दिए गए थे। तो चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने इन प्रविष्टियों को मानने से मना कर दिया और कहा या तो इन्हें दोबारा से सही किया जाए या इनको लिस्ट से हटा दिया जाए। और उस समय हमारे भारत के अंतर्गत बताया गया कि 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ मतदाताओं को 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसदों को चुनना था और जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि सिर्फ 15% लोग उस समय पढ़े लिखे थे और बाकी अनपढ़ आबादी और गरीबी से जूझता हुआ हमारा देश लोकतंत्र की राह पर आगे कैसे चलेगा। और 3 लाख से भी ज़्यादा चुनाव कर्मी उस समय भारतीय चुनाव को अच्छी तरीके से लोकतंत्र की राह पर ले जाने के लिए लगे हुए थे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था चुनाव आयोग के सामने आई हुई चुनौतियों का। उसके बाद भारत के अंदर देखो चुनाव लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा की घड़ी हुई। क्यों? क्योंकि उस समय ये बताया जा रहा था कि जो लोकतंत्र है वो सिर्फ धनी और जैसे यूरोप जैसे पढ़े लिखे देशों के अंदर ही सफल हो सकता है। और हमारे भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी गलती ये कि सार्वभौमिक रस्म मताधिकार को अपना लिया गया था, जहां पर हर किसी को वोट डालने का अधिकार था जो कि एक निश्चित आयु पूरी कर लेंगे। इसी चीज़ को देखते हुए एक हिंदुस्तानी संपादक ने इस चीज़ को कहा इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, क्योंकि भारत ने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था। और इतना बड़ा जुआ इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसी स्थिति जहाँ पर सार्वभौमिक रस्म मताधिकार की स्थिति को अपनाया गया, जहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी दिया गया। और ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने यह छापा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भाई एक बेहुदा नौटंकी हो रही है, लाखों लोगों की बेहुदा नौटंकी हो रही है। परंतु हुआ क्या कि फाइनली ऐसा नहीं हुआ और चुनाव जो है सफल हो गया। और सन 1951 के अक्टूबर में हमारे चुनाव शुरू हुए और फरवरी 1952 तक चुनाव चलते रहे। करीबन इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का समय लगा और फाइनली अंतिम रूप में ये पता चला कि सारे के सारे आलोचक भौचक्के रह गए और पता चला कि भाई जो हमारे भारत के अंतर्गत जो है लोकतंत्र सफल हो गया है और इसे मील का पत्थर कहा गया। इससे ये साबित होता है कि लोकतंत्र अब कहीं पर भी सफल हो सकता है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए किसी भी देश को पढ़ा लिखा या धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक एकता और एक यूनिटी की जरूरत होती है, जो कि हमारे भारत ने बिल्कुल ही सही रूप से साबित करके दिखाया था। आगे की जानकारी के लिए बने रहें सरस्वती वंदना विष्णु दिवाकर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।